नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कालीबंगा स्टार्ट किया था और कालीबंगा की काफ़ी सारी विशेषताएं देख ली थी और इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। बढ़िया तरीके से मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया था। आज अपन जो बाकी जो इसकी विशेषताएँ रही हैं उनको अपन उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको बढ़िया ही तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस कहानी को कहाँ छोड़ा था कि एक राजस्थानी था, ठीक है, और ये उसकी वाइफ थी, ठीक है। इसने भाई साहब इसका बुरा हाल कर दिया, ठीक है। बेचारा भोला आदमी था, इसका बुरा हाल कर दिया और इसकी है ना जो मृत्यु हो चुकी थी। अभी इसने क्या किया कि उसको जंगल में ये फेंक कर आ गई। कहाँ फेंक कर आ गई? जंगल में, ठीक है। जंगल में फेंक कर आ गई और घर आकर सो गई। तो आप बहुत सारे धर्म देखोगे जहाँ पर अपन हिंदू समाज में तो कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म है वो दफना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जंगल में जानवरों के पास में फेंक कर आ जाते हैं, वही उनका संस्कार माना जाता है। तो ये जो फेंक कर आई थी वो कौन सा संस्कार माना जाएगा? आंशिक समाधान, ठीक है। ये यहाँ से एक विशेषता आपकी बन जाएगी। अभी मैं समझाऊंगा आपकी कैसे विशेषता बनी। इसके बाद में है ना जो ये घर पर आकर सो गई और रात को 12 बजे इसके साथ में ऐसा गठित होता है कि इसके पसीने छूट गए भाई साहब। इसके सपने में वही राजकुमार आता है, लेकिन राजकुमार भूत बनकर आ रहा है आपकी बार। और इसके माइंड में है ना जो है बहुत डर, यानी ये पूरी तरीके से डर गई। अब इसने सुबह उठकर जहाँ पर इसके पति की लाश को गिरा कर आई थी वहाँ पर ये जाती है और जाने के बाद में उस लाश को वापस लेकर आती है। और इसने सोचा कि अब मैं ना जो इसको ज़मीन में जो गड्ढा है ना, गड्ढा खोद कर इसको दबाऊंगी ताकि मेरे सपने में वापस से नहीं आए। तो इसने गड्ढा करके है ना जो उसको दबा दिया। तो यहाँ पर देख ले, इसका है ना जो पूरी तरीके से इसको पूरी तरीके से दबा दिया। तो इसी से अपन निकालेंगे पूर्ण समाधान, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कि ये माजरा चल क्या रहा है, ठीक है। इसके बाद में फिर वो आकर सो गई। रात को वही चीज़ें, वो भूत है वो तो आएगा सपने में, डर गई। और फिर अगले दिन जाती है और उसको गड्ढे में से निकाल कर उसने सोचा इसको जला ही देती हूँ। तो उसने जला दिया, यानी दाह संस्कार। अपन के नहीं चलता दाह संस्कार, ठीक है, या समाधान बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, समाधान बोल सकते हो। तो यहां से एक विशेषता आपके सामने आ गई। पूरी कहानी में देखो, कहानी में 3 विशेषता निकाल देना। यानी कालीबंगा में 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। विशेषता क्या हो जाएगी कि कालीबंगा में 3 प्रकार के समाधान थे। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और दाह संस्कार। आपका जो ऑप्शन होगा उसमें 3 ये डाल देगा और चौथा दूसरा डाल देगा, ठीक है। तो यह आंशिक समाधान मैंने बता दिया है कि जो आदमी मर जाता है उसको जंगल में फेंक कर आ जाते थे कालीबंगा के लोग, ठीक है। दूसरा पूर्ण समाधान, भूमि के नीचे दबा देते थे। और दाह संस्कार यानी उसको जला दिया जाता था अर्थी पर, जैसा कि अपन करते हैं हिंदू समाज में। तो एक विशेषता आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना आप, ठीक है। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जब आप भारत का जब इतिहास पढ़ोगे तो पूरी सभ्यता आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आप मोहनजोदड़ो भी एक स्थल पढ़ोगे। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा स्थान रहा जहां पर यहां पर भी क्या दाह संस्कार प्रचलित था, ठीक है। यहां पर दबाते नहीं थे। अब अपन कैसे माने कि यहां पर दबाते नहीं थे, यानी जमीन में गाड़ते नहीं थे? बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे हड़प्पा है वहां पर तो कब्र मिली है। कब्र का मतलब तो नीचे दबाना होता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई साहब यहां पर एक भी कब्र नहीं मिली है, एक भी कब्र नहीं मिली है। इसका मतलब अपन ये लगा सकते हैं कि यहां पर कब्र नहीं मिली है। इसका मतलब तो ये है कि यहां पर पूर्ण समाधान भी नहीं प्रचलित था, आंशिक समाधान भी नहीं था, दाह संस्कार प्रचलित था। एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर सिर्फ दाह संस्कार ही प्रचलित था, व्यक्ति को जलाया ही जाता था, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब
उसके पति की कहानी तो समाप्त हो गई। अब उसने सोचा कि किसी ने भी नहीं देखा, सब कुछ चल रहा है, लेकिन भाई साहब वो जो हमारा बाप बैठा हुआ है ना ऊपर, वो सब कुछ देख रहा है। अपन जैसे कर्म करते हैं ना किसी के साथ में, किसी के साथ में जैसा भी व्यवहार करते हैं, तो वो सुप्रीम पावर देख रहा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो इसको पता नहीं था, भगवान जी इसको देख रहे थे, ठीक है। और भगवान जी को गुस्सा आया कि कोई इतना भी क्रूर हो सकता है। यह पृथ्वी धरा पर उतरते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर उतरते हैं और जो ही उतरते हैं तो भाई साहब भूकंप आ जाता है, क्योंकि क्रोध में थे, बहुत क्रोध में थे, गुस्सा आ रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है क्या, बहुत क्रोध में थे। तीसरी नेत्र इन्होंने खोला और पूरी पृथ्वी है ना जो भूकंप आने लगा पृथ्वी में। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर विश्व के सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप क्या बताओगे? कालीबंगा बताओगे, ठीक है। तो एक विशेषता आपकी यहां से भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक विशेषता आपकी हो जाएगी, ठीक है। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य में कालीबंगा से मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आ गए, तो इन्होंने क्या किया कि 2 दूत भेजे अपने भगवान जी ने, ठीक है। 2 दूत भेजे उसको लाने के लिए। इसने बोला कि लाओ उसको, पापी को, यानी पापीन को लाओ, तो इसने भेज दिया। अब उसको ये पकड़ने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो 4 दूत भेजता है, लेकिन अपन तो यहाँ पर 2 ही दूत मानेंगे, ठीक है। ये उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और भगवान जी के पास में पेश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और क्लियर होगा, एक विशेषता और क्लियर होगी कि कालीबंगा से एक ऐसी मोहर मिली है, ये मोहर ही है, ठीक है। एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें 2 सैनिक, अब काम की बात बता रहा हूँ, 2 सैनिकों के साथ में एक महिला को ले जाते हुए दिखाया गया है। मोहर में, मोहर क्या होती थी? एक सिक्का टाइप का, वो मान सकते हो आप, ठीक है। ये चौकोर होता था, अधिकतर है ना जो आयताकारी मिली है यहाँ पर मोहरें। तो उस पर 2 सैनिकों के साथ में बलपूर्वक ले जाते हुए एक महिला का चित्र दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यहां पर नर बलि प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। क्योंकि अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जबरदस्ती इसको ले जाया गया, इसका मतलब तो यही है कि बलि दी जाएगी, यहाँ पर किसी उत्सव में या किसी कारणवश बलि दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना कि इसकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी कालीबंगा की, कि कालीबंगा में नर बलि प्रथा भी प्रचलित थी, ठीक है। तो एक विशेषता ये हो जाएगी। अब इस बात को है ना जो अपन आगे बढ़ाते हैं, जो ही भगवान जी के पास में इसको पेश किया गया, तो भगवान जी के पैरों में है ना जो ये पड़ गई, यानी भगवान जी के पैरों में ये गिर गई, ठीक है, ये गिर गई, ठीक है। इसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो भगवान जी, गलती हो गई। लास्ट टाइम में माफ़ी मांगते ही हैं, आपको पता है कोई भी जुर्म कर देते हैं तो भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो इसने भी माफ़ी मांगी और भगवान जी ने बोला यदि तेरी खैरियत चाहती है ना तो तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा इसका। तो इसने निश्चित किया और इसने बोला कि मैं मेरे पति की याद में बेलनाकार मोहरे चलाऊंगी, ठीक है, बेलनाकार मोहरे, ठीक है, मोहर चलाऊंगी, ठीक है। दूसरी बात इसने ये बोला कि मैं मेरे पति की आत्मा की शांति के लिए 7 अग्निवेदिका बनवाऊंगी, ठीक है, 7 अग्निवेदिका बनवाऊंगी। और तीसरी बात इसने ये बोली कि मैं फर्श पर है ना, जो फर्श होता है ना उस पर मैं हूं ना जो मेरे जो पति हैं उनके है ना जो चित्र है ना जो अंकित कराऊंगी, ठीक है। तो अलंकृत फर्श भी बनवाऊंगी, प्लस अलंकृत ईंटें भी चलवाऊंगी, ठीक है, अलंकृत ईंटें भी चलवाऊंगी, ठीक है। तो यहां से आपकी 3 विशेषता कवर हो जाएंगी। कालीबंगा सभ्यता में एक विशेषता तो ये कंप्लीट होगी कि बेलनाकार मोहरें चलाई गई थी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, मेसोपोटामिया, आप सभ्यता जानते हो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ईरान में है, और यहां पर बेलनाकार मोहरें चलाई जाती थी। इसका मतलब तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगा और इस मेसोपोटामिया के कुछ रिलेशन रहे होंगे व्यापारिक,
यहाँ की चीजें यहाँ जाती होंगी, यहाँ की चीजें यहाँ जाती होंगी, और व्यापार होता था उसमें मोहर भी काम आती थी, ये मोहर ही देते थे। तो यहाँ की मोहरें यहाँ पर कैसे पूछी, कोई तो कारण रहा होगा ना, तो व्यापारिक संबंध स्थापित थे। तो ये चीजें भी आप मत भूलना। 7 अग्निवेदिका कालीबंगा से मिली हैं, और अलंकृत फर्श और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि ये इस टॉपिक से अपन का कुछ भी नहीं छूटे। ठीक है, अन्य जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, अन्य। ठीक है, ये भी विशेषता ही है। ठीक है, लेकिन मैं इसको अन्य में ले रहा हूँ। ठीक है, अन्य विशेषताएं। सबसे पहली पहले से ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर का क्या है? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है ना, कालीबंगा जो नगर था वो 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, एक पश्चिम में स्थित था, जिसे अपन पश्चिमी दुर्गीकृत बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी दुर्गीकृत, पूर्वी अदुर्गीकृत। ठीक है, कृत, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा है ना जो कालीबंगा नगर है। ठीक है, इसकी सीमाएं हुआ करती थी। अब ये जो एरिया होता था ये सबसे ऊपर होता था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एरिया होता था, और ऊपर ही ऊपर है ना जो दुर्ग बना होता था, तो उसको पश्चिम दिशा में स्थित होता थे, तो इसको क्या बोल दिया? पश्चिमी दुर्गीकृत। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, पश्चिमी दुर्गीकृत। ठीक है, दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है कि यहाँ ये जो एरिया था इसके चारों ओर एक रक्षा प्राचीर होती थी सुरक्षा के लिए, या तो पत्थर की बनी होती थी, एक प्रकार से दीवार मान सकते हो, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, जैसे आपने दुर्ग देखा होगा, किला देखा होगा, उसके चारों ओर दीवारें होते थे, उसी प्रकार इसके चारों ओर दीवारें होती थी, इसीलिए इसको दुर्गीकृत बोल दिया गया है। ठीक है, इसके और यहाँ पर रहता कौन था? बड़े बड़े लोग रहते थे, राजा महाराजा, सैनिक, बड़े बड़े लोग रहते थे, और जो गरीब तबका था वो नीचे रहता था। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसान हुआ, मजदूर हुआ, जो गरीब लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। तो इसको पूर्व दिशा में स्थित था, इसलिए इसे पूर्वी अदुर्गीकृत। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अदुर्गीकृत का मतलब क्या होता है? ए लग जाता तो नकारात्मक स्वरूप बन जाता, नकारात्मक नहीं, यानी दुर्ग नहीं होता था, इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर नहीं होती थी। इसका मतलब तो ये हुआ, जो दूसरा पार्ट है इसका, उसके चारों ओर जो है रक्षा प्राचीरें नहीं होती थी, दीवारें नहीं होती थी। ठीक है, तो ये 2 भागों में विभक्त था। एक विशेषता तो आपकी ये हो गई। दूसरी विशेषता इसकी लिपि, यहाँ पर लिपि भी मिली है जो दाएं से बाएं चलती है, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं चलती है, और इस लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है? भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक। ठीक है, मैं बताऊंगा इनका अर्थ। इसको बोस्त्रोफेदन भी बोलते हैं, बोस्त्रोफेदन, फैदन बोल दो या इसके आगे मैं लगा दो। ठीक है, बोस्त्रोफेदम भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम है गोमूत्री लिपि, गोमूत्री लिपि भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, और इसको आप ये भी बोल सकते हो सर्पिलाकार, सर्पिलाकार लिपि। ठीक है, तो इस लिपि की 4 विशेषता थी, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये वही लिपि है जो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिली थी, और इसको पढ़ा नहीं गया, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया इसको। तो नहीं पढ़ने के कारण भाव चित्रात्मक है, इस लिपि में चित्र दिए हुए हैं, चित्रों से अपन इसमें जो अपन भावना के आधार पर पता लगाते हैं कि यार ये चित्र है ना जो ये हुआ होगा, अक्सर नहीं है, इसमें चित्र है, चित्रों से अपन पता लगा लिया, भाव से पता लगा लिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया? भाव चित्रात्मक। देखो, गोमूत्री लिपि, जब एक गाय होती है ना वो चलती है और चलते चलते बाथरूम करती है, कभी कभी आपने देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि पीछे लाइन से लाइन बनती है, ऐसे ऐसे लाइन बनी होगी पीछे से, हंसने की बात नहीं है, ऐसे ऐसे लाइन बन जाती होगी, उसी के आधार पर इसका नाम गोमूत्री लिपि रख दिया। यानी ये लिपि है ना जो ऐसे चलती है। ठीक है, ये मेरा हाथ कैसा होगा? दाहिना, तो दायां। ठीक है, ये कहाँ पर रुक रही है? मेरा हाथ इधर हो गया ना, तो ये हो गया बायां। ठीक है, तो ये दाएं से देखो, यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये दायां हो गया, ये इसका क्या हो गया? बायां।
ठीक है। यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, ठीक है, और आपका हाथ ये दायां हो गया और ये हाथ है ना जो बायां हो गया, तो ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऐसे चलती है ये, ठीक है। तो ये सर्पिलाकार यानी सांप की तरह चल रही है ना, तो इसकी इस प्रकार विशेषताएं ये बताई गई हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में देखो यहाँ पर कपास बोया जाता था, जैसे जिसे क्या बोलते हैं, सीडन बोलते हैं, ठीक है, और भी विशेषताएं बहुत सारी हैं इसकी, ठीक है। तो सीडन इसको बोला जाता था। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें, यानी एक सड़क ऐसे गुजर गई, एक सड़क ऐसे गुजर गई, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, समकोण पर काट रही है ना, तो इसको है ना जो समकोण पर कालीबंगा की सड़कें काटती थी। आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ोगे तो यही विशेषता आपको देखने को मिलती है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ग्रीन सिस्टम, ग्रिड सिस्टम भी प्रणाली बोल सकते हैं, ग्रीन सिस्टम, ठीक है इसको, हाँ। और एक शतरंज वाली भी सड़कें इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार काफ़ी सारी विशेषताएं हमने देख ली है फ्रेंड्स। अब इसकी थोड़ी सी और 4-5 विशेषताएं और रह गई हैं, उनको और कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में इस टॉपिक को आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी विशेषताएँ आपको क्लियर करा दी हैं, थोड़ी सी और बची है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक बार ही याद करना है, इसको बार बार अलग अलग जगह नहीं देखना है, ठीक है। यदि आप बुक पढ़ना चाहो तो बुक पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि अपन ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि विद्वानों ने इसको क्या बोला है, दीनहीनों की बस्ती, हीनों की बस्ती, ठीक है। ये बोलने का एक कारण रहा, कारण क्या रहा, दीन यानी गरीबों की बस्ती इसको क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कच्ची ईंटें मिले, कच्चे मकान, सब कुछ कच्चा ही कच्चा था यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको दीनहीनों की बस्ती बोल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर विशेषता आप देखोगे, दूसरी विशेषता, कालीबंगा में जो घर मिले हैं ना उसके दरवाजे, क्योंकि घर होगा तो दरवाजे भी होंगे, और ये दरवाजे हैं ना जो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, ठीक है। ये दरवाजे हैं ना, जैसे यहाँ पर कोई मकान बना हुआ है तो इसके दरवाजे इसकी तरफ नहीं खुलेंगे, पीछे खुलेंगे, ठीक है। कालीबंगा के जो घर थे उनके दरवाजे जो मुख्य सड़क है उसकी तरफ न खुल के पीछे खुलते थे, ये ध्यान में रखना। लेकिन एक अपवाद भी है, लोथल एक प्रमुख क्षेत्र रहा सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर जो मकानों के जो दरवाजे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, वो मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है लोथल जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हुए उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे सड़क की तरफ खुलते हैं। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर और विशेषता बता देता हूँ मैं। यहाँ पर जो है ना कालीबंगा से काले मृद भांड मिले हैं, भांड, ठीक है। मृद भांड क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते थे, ठीक है। इन पर किसका चित्र मिला है, हरिण का चित्र मिला है, यानी हिरण का चित्र मिला है। और इनका समय आप जानो तो प्राक हड़प्पा काल का है। ये सारे के सारे मृद भांड प्राक हड़प्पा काल के हैं, ठीक है। प्राक हड़प्पा काल का मतलब क्या होता है कि हड़प्पा से पहले का समय, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा, ठीक है। तो उससे पहले के ये सारे के सारे हैं। और ये जो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे, अमलानंद घोष, इन्होंने ये जो मृद भांड थे इनको क्या कहा है, सोनथी, ध्यान में रखना, ये सभ्यता भी अपन पढ़ेंगे बाद में, सोनथी सभ्यता के मृद भांड कहा, ठीक है। तो ये विशेषता भी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर हिरण का चित्र मिला है, प्राक हड़प्पियन है, और अमलानंद घोष इनको सोनती मृद भांड बोलते हैं। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। यहाँ पर है ना जो युगल समाधान मिले हैं, युगल समाधान यानी कब्र जो होती थी उसमें पति पत्नी की, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, दोनों के समाधान अपन को मिलते हैं कब्र के अंदर, ठीक है। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शायद इनकी एक साथ मृत्यु हुई होगी, किसी कारणवश हुई होगी, तो
ये यहाँ पर रख देते। तो ये जो कब्र होती थी उनके इनके साथ ही है ना जो कुछ इनके पात्र भी मिले हैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। ये जब दफनाते थे तो उसी के साथ में उनको दफना देते, जैसे कलश हुआ, इनके जो जेवरात होते थे, जो ये चांदी सोने की जो भी पहनते थे आभूषण, वो भी मिले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती थी। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, मैंने अभी भी बताया कि दीनहीनों की बस्ती थी, तो यहाँ पर कच्चा ही कच्चा सा था सब कुछ। तो कच्चा कच्चा होगा तो यहाँ पर है ना जो नालियाँ तो नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर देखो नाली कैसी बनाते थे, लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली, ठीक है, लकड़ी की नाली मिली है, क्योंकि ये कच्ची ईंटों की नाली तो बना नहीं सकते, क्योंकि कच्ची ईंटों की नाली तो कामयाबी नहीं होगी। तो यहाँ पर है ना जो लकड़ी की नालियाँ भी बनाते थे। अब लास्ट कुछ कथन बोले हैं विद्वानों ने, वो और देख लेते हैं, ठीक है, वापस पूरा हो जाएगा फिर ये। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इसको क्या बोलते हैं, कालीबंगा को, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोलते हैं, तीसरी राजधानी बताते हैं, मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान है। फिर प्रथम कौन कौन हुई, प्रथम तो हड़प्पा हो गई, ये प्रमुख क्षेत्र था हड़प्पा, हड़प्पा एक नगर था। दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो तीसरा स्थान इसको दे दिया कालीबंगा को इसने, ठीक है। अब ये जो होते थे ये सारे कालीबंगा के लोग किसको पालते थे, कुत्ते को पालते थे। और मातृसत्तात्मक ये यहाँ पर परिवार हुआ करते थे, पितृसत्तात्मक नहीं होते थे, मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना कि आखिरकार में इसका पतन कैसे हुआ इस सभ्यता का। तो एक विद्वान है KUR कैनेडी, ठीक है, ये KUR कैनेडी एक विद्वान हुए जिन्होंने ये बताया कि सभ्यता का जो पतन हुआ वो संक्रामक रोग के कारण हुआ। जैसे अपन कोविड-19 चला था ना, उसमें एक प्रकार से पूरी लोग ही मरने वाले थे, एक टाइम तो ऐसा आ गया था। तो कोई ना कोई महामारी यहाँ पर फैली होगी और ये सारे के सारे लोग, कालीबंगा के लोग सारे के सारे मर गए। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो प्राकृतिक आपदा इसका प्रमुख कारण मानते हैं, क्योंकि नदी के सहारे बसी हुई थी, तो बाढ़ आई होगी नदी में। यानी प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भूकंप भी आया था तो कुछ भी हो सकता है, तो प्राकृतिक आपदा में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो विद्वान बताते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आप MC क्वेश्चन इसके निकाल कर देख लेना कि आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है। सब कुछ फ्री है, बढ़िया तरीके से पढ़ो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना। थैंक यू।